नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल। नेहा, विपिन, सुष्मिता, अनीता, अजय, सभी को गुड मॉर्निंग। सोनू दामानी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। रौनक, संदीप, रमेश, अमिया, पार्ले जी, गुलाब चंद, शुभम, बैराज। मैं एकदम अच्छा हूँ। सुष्मिता, सभी लोग बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ में। हाँ यार, साउथ का मैप कल डेफिनेटली, साउथ के मैप में हम कर्नाटक पढ़ेंगे, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पढ़ लेते हैं, काम करते हैं एक साथ, है ना। हाँ, बचा हुआ है। और फिर उसके बाद में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर? आरएनए बहुत अच्छा है। लवीश, बहुत बढ़िया भाई। डीएनए हो या आरएनए, अपन को तो क्लास पढ़नी नहीं। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम सुष्मिता का नाम लिया गया है। चलिए, अच्छी बात है। एक बार कोटो ना बोलो, कोटन। 5G की स्पीड से फैल रहा है। शुभेंद्र, उसमें यार तिरुपति ट्रस्ट ने अपने ही जगह दिया उसका नाम, की यही हनुमान जी का जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश में। सुधाकर, जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। हाँ, रौनक हो गया उसका। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़े। कंटेंट हिंदी में भी दिया करें, अनमोल ने कहा है। पक्का। देखो ये क्या है, जब प्रदर्शन का टाइम आया तो दिखा दिया हमने। अनमोल, अब तो खुश हो जाओ यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया। ये हर एक पेज इंग्लिश और हिंदी, है ना। निखिल, कर तो रहा हूं यार, थोड़ा थोड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए शुरू करें। ये कौन बालक मांग रहा है? श्रेय कह रहे हैं कि अपना नंबर दे दीजिए। नहीं, राहुल कह रहा है। राहुल बेटा, टेलीग्राम पर चले जाओ हमारे पे, वहां के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है ना। मैं टेलीग्राम लिख देता हूँ, इस पर चले जाना, ठीक है। मिल जाएगा इस पे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। कहाँ की क्या बातें हो रही हैं, इधर देखिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संपूर्ण भारत में चुनावों से पहले तीन मुद्दे बहुत ज्यादा गर्म थे, जो कि आजकल कहीं भी सुर्खियों में नहीं आ रहे हैं। और उन तीन मुद्दों का नाम था 3 फार्म बिल। हाँ भाई, मैं विज्ञापन करना भूल गया हूँ, विज्ञापन भी सुन लीजिएगा। मेरा विज्ञापन ये है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, और अंकित 10 का उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि अंत में मैं भूल ही जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। यूपीएससी हो या एसएससी, दोनों ही जगह मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। यूपीएससी के अंदर कोर्स चल रहा है, अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहा हूं। और एसएससी के अंदर मेरे द्वारा जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। डे 1 से शुरू ही हुआ है। जिस भी कैटेगरी में आप लेंगे कोर्स, वहां पर अन्य सभी टीचर्स की भी क्लासेस आपको इसी रेफरल कोड से एक ही बार फीस पे करने पर मिल जाएगी। ये 10% डिस्काउंट तो दिलाता ही है, स्पेशल क्लास भी देखते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट भी दिलाता है, ठीक है। हाँ जी, आइए साथियों, तो अब चलते हैं 3 न्यू फार्म बिल क्या है, इनके बारे में चर्चा करने के लिए। तो साथियों, क्या है कि भारत के अंदर फार्म बिल जो है, जैसा मैंने शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क में एक लाइन बोली कि चुनावों से पहले चर्चा में थे, अभी इन दिनों चर्चा से गायब हैं। कहाँ हैं ये सारे के सारे फार्म बिल?
आजकल क्या सारे के सारे फार्म बिल जो हैं वो कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं, मतलब चर्चा में क्यों नहीं आ रहे हैं? या फिर अब चुनाव खत्म हो चुके हैं? दोनों ही बातें आपको देखनी होंगी, है ना? तो इन दोनों या तीनों बातों को समझने से पूर्व हमें इस बात के बहुत अच्छे से दो बातें नोटिस करनी है। नंबर एक, क्या था फार्म बिल के समर्थन में, क्या था इसके अपोजिशन में, क्या ऐसा था जिनका विरोध हो रहा था, और बीइंग एन एस्पिरेंट हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। साथियों, फार्म बिल के अंदर तीनों बिल के सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। कुछ और पता हो या ना पता हो, हमें सबसे पहली जो चीज पता होनी चाहिए वो है इन तीनों के नाम। कौन कौन से नाम हैं? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल नंबर एक। नंबर दो, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल, यानी कि एक्ट जो हो गया। और इसके बाद में तीसरा, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इन तीनों को आपको समझना है, और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि सितंबर 2020 में राष्ट्रपति ने इन तीनों बिलों को परमिशन दे दी। इन तीनों बिलों के अंदर जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो दो बातों का था। नंबर एक, कि यहां पर किसी भी प्रकार से मिनिमम समर्थन मूल्य, है ना, मिनिमम समर्थन मूल्य, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में कहीं पर भी कोई गारंटी नहीं दी हुई थी। और दूसरा जो विरोध हुआ वो विरोध हुआ असेंशियल कमोडिटी बिल का, जिसके अंतर्गत जो फसल है इसके भंडारण की अनुमति दी जा रही थी। ये दो चीजें ऐसी थी जिसका कि भारतवर्ष में जबरदस्त विरोध हुआ, और अब वही विरोध कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बात जो है वो इस सवाल के दायरे में भी आ रही है कि क्या कहीं यह विरोध किसी निश्चित प्रयोजन के लिए तो नहीं था, या यह विरोध किस प्रकार सेटल किया गया और वो हमें पता नहीं चला। हाँ जी, तो अब सवाल बनता है एमएसपी था क्या? पहले हम ये दो बातें समझ लेते हैं, तब जाकर के हम इसके अंदर आगे की बातें करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो मैं आपको बता देता हूं, इधर देखिए। हाँ भाई आदर्श, बिल्कुल 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 वही हुआ था। इधर सुनिए साथियों, आपको सबसे पहले समझनी होगी एमएसपी होती क्या है। साथियों, एमएसपी का मतलब होता है कि किसानों को दी जाने वाली वह सुविधा जिसमें उन्हें यह वचन दिया जाता हो सरकार के द्वारा कि आप अपनी फसलों को जितने दाम पर बेच सकते हैं बेच दीजिए। अगर कोई भी आपकी फसल नहीं खरीद रहा, या ये कह रहा है कि नहीं आपके अनाज में ताकत नहीं है, आपके अनाज में मतलब कहते हैं ना दाना अच्छा नहीं बना, दाने के अंदर निशान है, गंदा है, अच्छा है, जैसा भी है, आप चिंता मत करिए, भारत सरकार उसे इतने रुपए में तो खरीद ही लेगी। दैट इज नॉन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत बड़ी चीज है साथियों, और भारत के अंदर जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, दैट इज एफसीआई, भारत सरकार की मदद से ये सारी खरीद फरोख्त करता है। और जहां से करता है उस जगह को हम एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहते हैं, एपीएमसी कहते हैं, जहां से ये चीज की जाती है। साथियों, यदि आप लोग कभी किसी भी गांव में रहे हों और गांव के आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा हो, तो गांवों के आसपास के क्षेत्र में बहुत ही नजदीक पर ही कोई मंडी स्थित होती है, काफी प्रमुख मंडी स्थित होती है। जैसे मैं जहां रहता हूं वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर ही दो मंडियां हैं, मतलब मेरे ही शहर की मंडियां हैं। गांव के अंदर जहां जाता हूं, मेरे गांव से मतलब 7 किलोमीटर दूर एक मंडी है। हर जगह जहां भी आप होंगे वहां पर जाकर के अनाज मंडी जो है वो स्थित होती है, जहां अपना फार्म प्रोड्यूस आप बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है उसकी मार्केटिंग कमेटी है, विपणन समिति है ये, जिसको आप लोग मंडी कह रहे हैं, एपीएमसी। साथियों, ये जो एपीएमसी होती है ना, इसको बनाने में किसानों का ही योगदान लिया जाता है, यानी किसान मिलके ही, किसान के संगठन मिलके ही इस मंडी का निर्माण करते हैं, जहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना स्टॉल लगा देता है, एक थड़ी लगा देता है, जहां पर कहता है जिसको सामान बेचना है बेच दो, यहां आकर के हम आपका सारा सामान परचेज कर लेंगे। अब ये क्या है, आपने अगर अपने शहरों में, शहर के बाहर बने हुए बहुत बड़े बड़े गोडाउन देखे हों, और उन गोडाउन के अंदर आपने देखा हो बड़ी संख्या में अनाज के ट्रक आते जाते रहते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो वो अनाज के ट्रक जिस गोडाउन में आ रहे हैं वो एफसीआई के गोडाउन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन है। सामान्यतः हर जिले में ये दिख जाते हैं,
कई जिलों में नहीं भी होते होंगे, लेकिन ये गोडाउन है साथियों, जहां पर गोदाम जिन्हें आप कहते हैं, जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है। तो अब प्रक्रिया सुनिए। मान लीजिएगा कि आपने गेहूं परचेज किया। अब जैसे हम आपकी बात बताएं, जैसे मेरे खुद के खेतों में गेहूं पैदा हुआ। अब मैं उस गेहूं को लेकर के मंडी जाता हूं। मंडी में मेरे पास विकल्प है। क्या विकल्प है? कि मैं अपना अनाज दो लोगों को बेच सकता हूं। एक बेच सकता हूं व्यापारी को, जो कि उस मंडी के अंदर अधिकृत है सामान खरीदने के लिए, और दूसरा बेच सकता हूं मैं सरकार को। इसको बेच सकता हूं सरकार को। यानी कि मैंने ये सामान पैदा किया। मतलब अपना वास्तविकता में अपना वो बता रहा हूं, मतलब आप इसको ऐसे समझिएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप सुन रहे हैं। मैंने गेहूं प्रोड्यूस किया और मैं प्रोड्यूस करके उसे अपने गांव की मंडी में लेके गया, और यहां पर मंडी में गया, मतलब मैं मेरे बिहाफ पर किसी को भेजा समझने के लिए, समझो ना इस कहानी को, है ना, इसको समझिए। तो जब मंडी में गया बेचने के लिए, तो मंडी में मेरे पास दो विकल्प थे। एक था वो व्यापारी, व्यापारी का मतलब आड़ती, हाँ बिल्कुल आड़तिया, आड़तिया जो कि सामान परचेज करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर एक तो आड़तिया कह लीजिए उसे, व्यापारी कह लीजिए, साहूकार कह लीजिए, जो भी यहां दुकान लगा के बैठा हुआ है ना। दूसरा है सरकार। सरकार का काउंटर एफसीआई का काउंटर है ना। अच्छा, अब क्या हुआ इधर देखिएगा साथियों। जब मैं मंडी में गया तो मेरे पास दो विकल्प थे कि मैं सरकार को बेच आऊं इस फसल को। सरकार ने जैसे अभी राजस्थान में रेट फिक्स की है 1965 रुपए क्विंटल 100 kg की। ये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ से अखबार में पब्लिश हुआ है। जो भी राजस्थान का विद्यार्थी होगा शायद उसने ये न्यूज भी देखी होगी। ये इतने रुपए हमारे राजस्थान के अंदर, यानी कि 1965 रुपए में 100 किलो अनाज, यदि आपका कोई भी अनाज नहीं खरीद रहा है तो सरकार खरीद लेगी। और ये सरकार असल में केंद्र सरकार के थ्रू ही खरीदा जाता है। ये सारी खरीद कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, एफसीआई के माध्यम से। हो गया साहब ये सवाल। अच्छा, अब ये 1965 रुपए का अंदर अगर मैंने अनाज इसको बेच दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं व्यापारी के पास जाकर के भी बेच सकता हूं। मैं व्यापारी के पास गया, मैंने व्यापारी के पास जाकर के इनसे पूछा कि भाई मेरा अनाज परचेज कर लूं। व्यापारी ने कहा कि मैं 1800 में ही आपका सामान खरीद पाऊंगा। मैं विरोध में आ गया। मैंने कहा तुमको क्यों बेचूं जब 1800 में तुम मेरा अनाज खरीद रहे हो? बोल तुम्हारा अनाज अच्छा नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम यहां बेच लेंगे। हम इधर बेचने आ गए। किसके पास? सरकार के पास। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी कुछ भी करके इससे कम पर सामान नहीं परचेज कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? व्यापारी कुछ भी करके इससे कम पर व्यापार सामान परचेज नहीं कर सकता। 1965 है, 1975 है, देख लेना, 1975 है शायद ना। 2-5 रुपए, हाँ ठीक है पंकज, 75 है शायद। हाँ, मुझे थोड़ा सा फिगर में कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी करके ये वाला इससे कम परचेज नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारी को अगर लाभ कमाना है और वो इस अनाज को खरीद करके बेचना चाहता है, किसे? वो बेचना चाहता है आईटीसी को, जिसके के थ्रू आशीर्वाद का आटा बन के बिकेगा। वो बेचना चाहता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि अनाज मार्केट से ही परचेज करता है, जिसके पास खेत नहीं है, किसी को भी उसे वो फसल बेचनी है। तो इस कार्य के लिए व्यापारी खुद भी उस अनाज को खरीदना चाहेगा और इस दाम से ऊपर पर खरीदना चाहेगा। कितने के ऊपर खरीदना चाहेगा? तो भाई 1775 में जब सरकार ही खरीद रही है, तो ऐसी स्थिति में ये पहुंचता है, मतलब सॉरी 1975 का जब सरकार ही खरीद रही है, तो ये पहुंचता है कम से कम मेरे प्यारे साथियों 2000 रुपए की ओपनिंग पर। और इस प्रकार से 2000 रुपए की ओपनिंग में आपका ये सारा सामान बिक जाता है। आपका अनाज ज्यादा अच्छा है तो 2100 रुपए बिक जाएगा, 2200 रुपए बिक जाएगा। अनाज के दाने के ऊपर, आपने कैसा बीज बोया था, कैसी उसकी क्वालिटी है, इसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों ये अनाज बिक जाता है। अब सवाल बना, बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वो मूल्य है जिससे नीचे सरकार के द्वारा रेट सेट करने पर व्यापारी की मजबूरी हो जाती है कि वो इसे इतने से कम दाम पर नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और व्यापारी को खरीदना ही है क्योंकि वो आगे इससे और फायदा खरीदना चाहता है। जैसे आपको मालूम होगा कि अगर आपने 2000 रुपए के अंदर 1000 किलो गेहूं खरीद लिया तो 20 रुपए किलो का गेहूं हो गया। अब जितना गेहूं आप पीसते हैं उसका उतना ही मेरे प्यारे साथियों आटा बन जाता है। लेकिन मार्केट में जो आटा है ना, फ्लोर जो है, वो आसानी से मार्केट के अंदर 30 से 40 रुपए किलो बिकता है आसानी से। और अगर किसी अच्छे ब्रांड का लिया है तो 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक चला जाता है।
आटा जो है वो और भी ऊपर तक दामों में निकल जाता है। मतलब आप सोचो कि 20 से, और आदमी गेहूं तो कोई नहीं खाता, सब आटा खाते हैं। ऐसी स्थिति में 20 को 60 बनाने की जो ताकत है वो उस व्यापारी के पास है, जो केवल उसको पीसेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिसका काम केवल क्या है, उसको पीसना है, वो केवल इतना सा काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ साथियों, इस प्रकार से ये जो व्यापारी है ये क्या करना चाहेगा, ये व्यापारी चाहेगा कि मेरा सामान जो है वो चाहे 2000 में आए या 2100 में आए, मैं परचेज कर लूंगा। यही तो कोशिश करेगा। 3 रुपए पिसाई के पकड़ लो, 3 रुपए पिसाई के बावजूद भी उसका तो अथाह लाभ हो गया, व्यापारी को फायदा हो गया। सरकार ने अब एक तरीका बनाया, अब जरा इसको ध्यान से समझना, यहीं से एपीएमसी एक्ट की शुरुआत होती है। सबसे पहली जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। अब आपको वही समझना है क्या है, इधर सुनिए साथियों। सरकार ने कहा कि आप लोग हमें अपना अनाज बेच सकते हैं, ये तो आपके पास विकल्प है ही, लेकिन आप व्यापारी को ही बेचें, ये आपके पास विकल्प नहीं है। मतलब क्या हुआ, आप एक काम करिए कि आप मंडी जाकर के व्यापारी को क्यों बेच रहे हैं, व्यापारी जिसको बेचेगा आप उसको बेचो ना सीधा जाकर के। बोले मतलब, बोले जो 20 रुपए किलो गेहूं ये व्यापारी खरीद रहा था, ये 60 रुपए किलो बेच रहा है। 40 रुपए का मार्जिन, मेहनत आपकी, ध्यान से सुनो, मेहनत आपकी, खेत आपका, सब कुछ आपका, ये 20 रुपए से 60 रुपए का जो फायदा है ये बिचौलिए का है। तो ये जो बिचौलिया है इसको बाईपास करो, सीधा कंपनी को अपना सामान बेचो ना यार। ये है मतलब बिल नंबर 1। फिर एक सवाल बना, बोले सर ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था, पहले सरकार ने कौन सी चीज रोक रखी थी, ये भी बड़ी बात है। बोले सर एक बात बताओ, ये काम तो पहले भी हो सकता था कि कोई भी व्यापारी जो है वो मतलब कोई भी कृषक जो है वो अपना सामान सीधा व्यापारी को बेच दे, फिर विरोध क्यों हो रहा है? मैंने कहा यही आपकी गलती है। क्या गलती है? पहले ये वाला प्रोसेस अलाउड ही नहीं था। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा पहले ये वाला प्रोसेस अलाउड नहीं था, दैट मींस आप किसान हैं, आप डायरेक्ट कंपनी को सामान बेच ही नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि राज्य सरकार इस व्यापारी को खरीदने के लिए आने ही नहीं देगी। राज्य सरकार को अगर पता चल गया कि यह व्यक्ति डायरेक्ट किसान से माल खरीद के ला रहा है, तो राज्य सरकार उस कंपनी से बहुत बड़ा टैक्स वसूल कर लेगी। आप तो पकड़ में आएंगे नहीं, आपका तो पता चलेगा नहीं है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई ऐसी स्थिति में फिर आप पूछेंगे अच्छा सर एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सरकार है वो व्यापारियों के हितों में यानी बिचौलियों के हितों में सर फैसले ले रही है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार, है कि नहीं? ये सवाल तो बहुत बड़ा है। अभी विरोध क्यों हुआ उस पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले उससे पहले बात सुनते चलिए। आपके मन में सवाल बना कि सर इसका मतलब राज्य सरकार जो कि आईटीसी को खरीदने डायरेक्ट नहीं आने दे रही, वो तो एक प्रकार से व्यापारी के पक्ष में समर्थन ले रही है। मुद्दा है ये तो। क्या ये सही है? आंसर है जी हां। क्यों सही है? क्योंकि वास्तविकता में राज्य की जितनी भी मंडियां हैं वो राज्य सरकार के अधीन होती हैं, यानी कि जो एपीएमसीज हैं वो राज्य सरकार के अधीन होती हैं। और जब कोई व्यापारी यहां से, इस व्यापारी से आईटीसी सामान खरीदने आएगी, तो सरकार इस प्रोसेस पर एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट करती है। राज्य सरकार क्या कलेक्ट करती है? टैक्स कलेक्ट करती है, जिसे मंडी शुल्क कहा जाता है। जिसे कहा जाता है? मंडी शुल्क कहा जाता है। यह राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी कमाई का साधन है। ये बात निकिता बिल्कुल सही पहचानी आप। इसका मतलब ये जो बिल था ये असल में किसका नुकसान कर रहा था?
ये नुकसान कर रहा था राज्य सरकार का। वो राज्य सरकार जो बिचौलिए से दुकान खोलने के लिए पैसे मांगती थी, यानी कि मंडी में दुकान है तो आड़त की दुकान पर टैक्स दो, और कोई कंपनी इसी व्यापारी से सामान परचेज करेगी, इसके ऊपर टैक्स वसूल करना, ये राज्य सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए सभी राज्य सरकारें इसके विरोध में आना चाहती थी। वो बात दूसरी है, जिनकी सत्ता चल रही है केंद्र में, वो कैसे विरोध करें? पार्टी एक है, चाहे जो भी पार्टी देख लो, उनको बहुत बड़ा राजस्व हानि होने वाला था। और राजस्व हानि होने वाला था तो राज्यों ने, हाँ पंजाब देख लो, राजस्थान देख लो, केरला देख लो, सब देख लो। ऑब्वियसली बात है, बीजेपी कैसे कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी तो बिल लाई है। विपक्ष जहां जहां पर सरकार में था, जिसको विरोध करने में दिक्कत नहीं आ रही थी, उसने विरोध किया। क्या आपको बात समझ में आई? तो एक प्रकार से ये जो चीज हुई, तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, तो फिर एक बात बताओ सर, ये तो राज्य के हित में नहीं है, लेकिन किसान के तो हित में है ये, फिर भी किसान सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर तो राज्य सरकारों को होना चाहिए था। बड़ा सवाल है। बोले भाई, जब फायदा मतलब नुकसान राज्य सरकारों का है, नहीं नहीं मिसलीडिंग नहीं है, अभी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अभी मैं आता हूं, सारे पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि देखिए दो बातें हैं। मैं आप लोगों को फैक्चुअल चीजें पढ़ाऊं, वो मेरी आदत नहीं है। मैं आपको, आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी तक जितने भी कानून एक्ट वगैरह पढ़ाए हैं इन इश्यूज में, उनकी मैंने आपको रूट कॉज पकड़ा दिया, उसके बाद आपको जैसे समझना है फिर आप वो समझते रहें, क्योंकि फैक्चुअल डेटा तो आप याद रख ही लेंगे, मेरी वो प्रवृत्ति नहीं है। मैं आपको इस चीज को एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर चलते हैं। अब सवाल बना फिर, सर किसान थोड़ी पागल है, किसान ने विरोध क्यों किया? अभी चलते हैं उस बात के ऊपर। किसान ने विरोध इसलिए किया क्योंकि सरकार ने यह कहा, अब ध्यान से सुनना, अब किसान के साथ में क्या गड़बड़ हुई अब वो समझते हैं। सरकार ने किसान से क्या कहा, अपने बिल नंबर 1 के तहत यह कहा कि बेटा तुम जो हो ना, अपना सामान बेचने मंडी में जा ही क्यों रहे हो? मंडी में तो तुम्हें व्यापारी मिलेगा, जब मंडी में व्यापारी मिलेगा तो तुम सीधा यहीं से बेचने निकल जाओ। बात सही है। दिक्कत क्या हुई फिर इस बात में? दिक्कत यह हुई कि किसान को लगा कि सरकार इस बहाने जब मंडियां यूजलेस हो जाएंगी तो मंडियों को बंद कर देगी। जब मंडियों में किसान जाएगा ही नहीं, एपीएमसीज में, मार्केट में, एग्रीकल्चर प्रोक्योर मार्केट कमेटी जो है, प्रोक्योरमेंट मार्केट कमेटी, वहां पर किसान जाएगा ही नहीं, तो फिर मंडियां क्यों बनी रहेंगी? मंडियां बंद हो जाएंगी। आप पूछेंगे तो क्या दिक्कत है सर? अच्छी बात है मंडियां बंद हो जाए, तो इसमें हमारा कौन सा नुकसान है? अरे है ना भाई, नुकसान है। मंडियां बंद होने का नुकसान यह है कि मंडी के अंदर ही एफसीआई अपनी दुकान लगाता है, जहां पर एमएसपी मिलता है। मंडी के अंदर क्या होता है? मंडी के अंदर ही सरकारी स्टॉल होती है, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान बेचा जाता है। यदि मंडियां ही खत्म हो गई तो फिर ये एमएसपी वाली दुकान कहां लगेगी? आप कहां ढूंढोगे सरकार को? अभी तो कम से कम जाकर के आप वहां पहुंच तो जाते हो विरोध करने के लिए कि खरीदो, हमारे सामान की खरीदवाई करो। इसका मतलब इनडायरेक्टली मंडी खत्म तो एमएसपी खत्म। अगर मंडी खत्म, मंडी अगर फायदे में नहीं रही तो क्या खत्म? एमएसपी खत्म। अब आप पूछेंगे सर ये तो बात बिल्कुल सही है, और अगर एमएसपी खत्म हो गया सर, है ना, अगर सर एमएसपी खत्म हो गया तो फिर कोई किसान का सामान 2000 रुपए में क्यों खरीदेगा? अगर एमएसपी खत्म हो गया तो कोई किसान का सामान 2000 रुपए में क्यों खरीदेगा? फिर तो जिसको जितने में मिलेगा उतने में खरीदेगा, क्योंकि एमएसपी ने तो यह निर्धारित कर दिया कि व्यक्ति अपना सामान 2000 रुपए में बेच सकता है। ये तो मिनिमम रेट थी, अगर नहीं मिली तो कम से कम इसको बेच दिया जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि हां सर ये बात तो हमने सोची नहीं।
फिर आप पूछेंगे कि सर आप भूल गए क्या, 60 रुपए किलो आटा बिकता है, वो कंपनी खरीदेगी ना, इसको तो 2000 से ज्यादा में खरीदेगी। नहीं 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 नहीं, अब यहां एक चक्कर और है। आप अगर इस चीज को समझ जाओगे तो पूरा बिल समझ में आ जाएगा, कौन गलत कौन सही सब समझ में आ जाएगा। लोड मतलब सारी बातें सिखा रहा हूं। बोले सर एक बात बताओ, अगर ऐसी बात है तो मंडी गया नहीं व्यक्ति, तो एमएसपी मिला नहीं उसको, और नहीं मिला तो अब वो सीधा यहां बेच सकता है। मैंने कहा चलो अब मैं आपके सामने एक सवाल और पूछता हूं, उसका आंसर दो। आपने कभी सब्जी मंडी की यात्रा करी है? सब्जियां खरीदने, अनाज मंडी नहीं कह रहा, सब्जी मंडी कह रहा हूं, जहां सब्जियां मिलती हैं, जहां आलू टमाटर प्याज बैंगन कांदा मूली ये सब मिलते हैं, की होगी। आपने वहां देखा होगा, अगर आप मैं अगेन उस ठेले वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो स्ट्रीट वेंडर है, मैं बात कर रहा हूं मंडी, जो प्रॉपर मंडी होती है, जहां पर बोलियों की आवाज आ रही होती है, जो चिल्ला रहा होता है 5 किलो 20 रुपए में ले जाओ, 5 किलो 20 रुपए में ले जाओ। दूसरी तरफ कोई चिल्ला रहा होता है 18 रुपए में 5 किलो ले जाओ। एक चिल्ला रहा होता है 17 रुपए में 5 किलो ले जाओ। देखा है कभी आपने? फिर यह भी दृश्य देखा होगा, कई बार सड़कों पर टमाटर जो है वो सड़कों पर फैला दिया जाता है किसान के द्वारा कि नहीं बेचना। कभी देखा है आपने ऐसा? क्यों? बीच सड़क में क्यों? क्योंकि इस किसान को लगता है कि खेत से लेकर मंडी तक जाऊंगा, ट्रक के अंदर 10,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, और टमाटर वहां बिकेगा 10 रुपए किलो नहीं 1 रुपए किलो। क्योंकि मंडी में जब बम्पर आवक होती है ना, जब मंडी में बम्पर आवक होती है तो भाव नीचे आ जाते हैं। मतलब मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूं और मतलब बहुत ज्यादा आना जाना रहता है हमारे साथ भी, मतलब एग्रीकल्चर का हमारा काम है, तो उसमें ऐसा होता है कि ये लगता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने की लागत ज्यादा है। बम्पर यानी बहुत सारा पैदा हो गया एक साथ। सीजन जब आता है, देखिए टमाटर का जब सीजन आया, सब टमाटर पैदा कर रखे थे, सब अपना टमाटर लेके मंडी पहुंच गए, 1 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, आपका खर्चा ही नहीं निकलेगा, आप 1 रुपए में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। फायदा किसका है इस समय पर? फायदा होता है उन कंपनियों का। कौन सी कंपनी? जो आपके सामने बनाकर के सॉस बेच रही हैं, चाहे फिर वो मैगी वाली आईटीसी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो। वो केचप बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, 1 रुपए किलो वाला टमाटर जो है उसको मतलब लाखों केजी में खरीदवा लेती हैं कि आ जाओ भाई, और फिर वही टमाटर का सॉस बना करके वो बेचती हैं। 1 लीटर सॉस पता चल रहा है 125 रुपए का, यानी कि मुश्किल से जिसमें कुल लागत 10 रुपए की आई है वो 125 रुपए का बेच करके फिर कंपनी पैसा कमा ले गई। आ रही बात समझ में? फिर आप पूछेंगे इसमें दिक्कत कहां आ रही है सर? दिक्कत यह है बालक कि इस किसान ने जो अभी मंडी जाने की जगह कंपनी जाने की सोच रहा था, अगर ये बिना एमएसपी वाला रहा, अगर ये बिना एमएसपी वाला रहा तो मुसीबत यह है कि इस किसान की फसल, रबी और खरीफ वाली फसल लगभग एक समय पर ही प्रोड्यूस होती है। आप कभी भी मंडी जाइए तो मंडी में फसल पक के आने का एक ही समय होता है भाई। अब मान लीजिए मार्च से लेकर के आप पकड़ लो मई के बीच तक ही सारा की सारा गेहूं बिकने आता है मंडी के अंदर। गेहूं हुई, सरसों हुई, ये इसी समय बिकने आती है। जब ये इसी समय बिकने आती है और इतनी बड़ी बम्पर आवक होती है, मतलब कि रोड पर ट्रक ही ट्रक खड़े रहते हैं, जाम लगा हुआ होता है। अब आप सोच के देखो कि वहां पर एक व्यापारी आया और उस व्यापारी ने आपसे पूछा, हाँ भाई गेहूं है क्या? आपने कहा ले लो। गेहूं है तो आपने पूछा कितने रुपए में लोगे? तो आप तो बेचारे किसान हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आपने कहा साहब जो दे दो आप उतना रख लेंगे। आपने अपना भाव बता दिया कि 2,000 रुपए का 100 किलो दूंगा मैं तो। लेकिन एक आपका मित्र है जिसको पैसे की सख्त आवश्यकता है, वो सख्त आवश्यकता में बोल रहा है कि साहब मेरे को अर्जेंट पैसा चाहिए, आप 1,500 रुपए में ले जाओ। भाई ऐसी स्थिति में चूंकि आवक ज्यादा है, सप्लाई एकदम ज्यादा है,
और वहां पर खरीदार जो है वो इस समय इस स्थिति में है कि कितना सस्ते में गिरा लूं इससे। तो साथियों, मुसीबत ये है कि यहां पर उस गेहूं की जिस समय आवक ज्यादा हुई, उस समय पर वो जो व्यापारी है वो इसे बहुत ही कौड़ियों के दाम में खरीद लेगा। जो आप सोच रहे थे ना कि आटा बना के 60 रुपए किलो बेचूंगा, अब तो ये सारा की सारा फायदा इस आईटीसी के पास चला गया। बिचौलिए ने खाती, राज्य सरकार खाती, कम से कम 2-4 जगह तो बंटता। अब तो ये हुआ कि भाव तो अभी भी 60 रुपए किलो ही चलने वाला है, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं चलने वाला है, और यहां पर सीधा की सीधा नुकसान हो गया। अब आप फिर सवाल पूछेंगे कि सर ये तो बहुत बुरी बात हुई। बात तो सही है। अच्छा सर, फिर एक बात बताओ, फिर इससे फायदा कैसे हुआ? सरकार पागल है क्या? आपने जितना अच्छे से हमको ये बात बताई, इससे तो हमको समझ में आ गई। क्या सरकार को इतनी सी बात नहीं समझ में आई क्या? फिर वो आपकी आधा घंटे की क्लास ही पढ़ लेती। सरकार को ये बात समझ में नहीं आई क्या? सरकार को आई साथियों ये वाली बात समझ में। सरकार को बात समझ में आई और सरकार ने कहा कि देखो, मैं आप लोगों से ये नहीं कहती कि आप अपना सामान अभी बेच दो। सारी बातें सुनते चलिए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप अपना सामान अभी बेच दो। तो बोले फिर? बोले मैं तीसरे नंबर का जो एक्ट लेकर आई हूं ना, उस एक्ट को ध्यान से यूज करो, और उस एक्ट के अंदर यह है कि आप अपनी फसल का भंडारण कर सकते हो। भंडारण बोले तो स्टोरेज कर सकते हो। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, मैंने उसमें संशोधन कर दिया है। जहां पहले आवश्यक वस्तुओं का संचय नहीं कर सकते थे, पहले यह था कि कोई भी व्यक्ति गेहूं का, चावल का, या फिर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, इन सब का स्टॉक नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था इन चीजों को। क्यों नहीं रोक सकता था? अगर रोक दिया तो लोगों को महंगे दामों पर मिलेगा, इसलिए इसका रोकना अलाउ नहीं था। सरकार ने अब कहा कि अगर मार्केट का भाव 60% तक इंक्रीज हो रहा है, तभी जाकर के मैं किसानों से कहूंगी कि वो अनावश्यक रूप से अनाज का संचय ना करें। अदरवाइज आप अपने सामान का भंडारण करिए। आप अपने सामान का भंडारण करिए और आप एकदम मार्केट लेकर मत पहुंच जाइए। आप इंतजार करिए, जब सामने वाले की जरूरत होगी तब आप सामान बेचना। स्टोरेज करके रखिए, क्योंकि गेहूं स्टोरेज करने पर खराब नहीं होता है। फिर आप कहेंगे अरे हां, यहां तो सरकार फिर जीत गई, ये तो सरकार ने सही कर दिया। सरकार चाहती ही यह है कि किसान लाभ कमाए। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये तो बहुत सही चीज है, कि मान लो कि सर सरकार ने इतना अच्छा आइडिया दे दिया कि जहां पहले गेहूं का आप भंडारण नहीं कर सकते थे, अब आप भंडारण कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। यहां पर फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि भैया यहां पर सारी मुसीबत जो आप भंडारण करने की कह रहे हो, पहली बात, लोगों के पास भंडार गृह तो छोड़िए, रहने के लिए जगह नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात समझिए कि जो भंडारण की प्रक्रिया है वो केवल उच्च किसान कर सकता है। भारत की 68% किसान तो सीमांत किसान है, जिसके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि नहीं है। 68% किसान लघु और सीमांत किसान की श्रेणी में वो है जिसके पास कुल 2 हेक्टेयर की जमीन नहीं है। 78% किसान, वो भंडारण तो छोड़ो, वो तो उस फसल को बेच करके अपनी आजीविका के काम चलाना चाहता है। वो केवल फसल बेचेगा, उससे जो रकम कमाएगा उसको बेच करके वो अपने रोजगार के काम करेगा। उनसे वो अन्य फसल के लिए बीज लेके जाएगा, वो अगली फसल बोएगा, अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई, उनके लालन पालन पर खर्च करेगा। कैसे करेगा वो स्टोरेज? अब ये बात तो सही है। जब भाई वो स्टोरेज कर नहीं सकता तो क्या सरकार पागल है जो इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है कि स्टोरेज कर लो? हैं? फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर सरकार ने क्या जवाब दिया सर इसका? फिर तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि सरकार मंडी को अलाउ कर देती। अब आपको समझना है सरकार का मत क्या है, अब वो समझिए। सरकार का मत, और अभी भी जो है इसके कारण जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ अडानी और अंबानी का, उसका कारण भी सुन लीजिए।
इसका कारण यह है कि सरकार ने, मतलब लोगों का कहना है कि भाई साहब, अब ये जो भंडारण वाली चीज आप लोग लेके आए हो ना, ये भंडारण वाली चीज बेचारा गरीब किसान तो कर नहीं पाएगा। गरीब किसान कर नहीं पाएगा, इसकी जगह जो बड़ी कंपनियां हैं ये क्या करेंगी, किसान से सामान परचेज कर लेंगी और खुद भाव बढ़ने तक उसका स्टोरेज करेंगी। अगेन, यहां जो व्यापारी अंदर बैठा था, अब वो बाहर आके गेम खेलेगा। वो क्या करेगा, किसान से सस्ते दामों पर खरीद करके अब उसका भंडारण कर लेगा, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना लेगा, और वेयर हाउसेस बना करके जब भाव बढ़ेगा तब बेचेगा। अगेन, अब तो व्यापारी और ज्यादा पैसा कमाएगा। सबसे बड़ा शोषण किसका हुआ, किसान का हुआ। दूसरी बड़ी बात, जब हमारा सीमांत किसान कुछ कर ही नहीं सकता तो आईटीसी जैसी कंपनियों का तो बहुत फायदा हो गया, अडानी और अंबानियों का तो बहुत फायदा हो गया, क्योंकि वो लोग तो मतलब फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल बेचने वाले हैं। इसलिए सरकार का विरोध हुआ। फिर आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब सरकार ने यह बिल ला करके किसानों के साथ धोखा किया है कि नहीं? बड़ी बात है ये तो। लेकिन अब आपको यहां पर एक बात समझनी होगी, और वो ये है, जो सरकार के पास में, उनके पास जो रखा हुआ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो क्या है? ब्रह्मास्त्र ये है कि हमने ये कब कहा कि आप मंडी ना जाएं? आप ये पॉइंट क्यों भूल जा रहे हैं? मैंने तो आपसे यह कहा कि व्यापारी को बेचने की जो लिमिटेशन थी वो समाप्त कर दी। आप डायरेक्ट बाहर बेच सकते हैं, जहां भाव बढ़ा हुआ है वहां बेच सकते हैं। आप जाइए ना, अगर कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो जाइए सीधा सरकारी सेंटर, वहां जाके एमएसपी पे अपनी सामान बेचिए और आ जाइए। फिर आप सवाल पूछेंगे कि अरे सर, ये तो हमारा दिमाग ही नहीं गया इस चीज पर, तो हमारा तो इस चीज पर दिमाग ही नहीं गया। सरकार तो फिर अच्छा सोच रही है, सरकार तो फिर अच्छा सोच रही है। सरकार किसान के लिए कितना अच्छा सोच रही है सर, कि यहां से वो मंडी जाएगा, मंडी से सीधा वो सीधा सरकारी सेंटर जाएगा, वहां सामान बेचेगा और पैसा कमा करके वापस आ जाएगा। सर ये तो फिर सही है, फिर गलत क्यों है सर ये? भाई एक बात बताइए, पहली बार, मतलब आप लोगों को जिनको ये पहली बार ये सारी गणित समझ में आ रही हो वो थम्स अप करें, बाकी लोग तो रहने दें, कि ये चल क्या रहा है, कहां विरोध हो रहा है, कहां ट्विस्ट है, कहां अप है, क्या कुछ चल रहा है। मजा आ रहा है ये सब बातें समझने में? ये वो आर्गुमेंट वाले पॉइंट है जो आपको समझ में आने चाहिए। फिर तो सर एक बात बताओ, सरकार इस बात को किसानों को समझा क्यों नहीं देती? दोबारा सुनिए, सर सरकार इस बात को किसानों को समझा क्यों नहीं देती कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए मंडियां थोड़ी बंद करी हैं, आप जाओ आसानी से मंडी में बेचो। अब फिर वही वाली बात है कि साहब अगर ये वाली बात निकल करके आ गई तो यहां पर फिर से एक बड़ा सवाल बनता है कि सर अगर मंडी के पास जाकर किसान को बेचने के पोजीशन ओपन है और सरकार इस बात को समझा नहीं पा रही, तो क्या किसान पागल है क्या? किसान पागल है क्या? ये तो सर मतलब एक तरह से किसान सुन ही नहीं रहा सरकार की। अब किसानों का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। अब किसान क्या आर्ग्यूमेंट देता है वो सुनिए, अब आप उसकी बात से भी चालू हो जाएंगे, वो देखिए। किसान कहता है कि भाई आप यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या? कि यहां पर ये वाली जो चीज मैंने आप लोगों के लिए करी थी, क्या करी थी, कि मैंने आपको मंडी में बेचने के लिए सामान का विकल्प दिया। अब कहता है किसान कि जनाब चूंकि कंपनियां आपकी ही सारी बात सुनती हैं। क्या कह रहा है किसान? किसान कह रहा है चूंकि मंडी, वो सॉरी, जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारी बातें सुनती ही आपकी हैं, तो आपके कहने से वो कम से कम 4-5 साल तक ऐसा माहौल बना देंगी जिससे किसानों को लगेगा कि वाह हमारे लिए कितना अच्छा काम हो गया है। क्या लगेगा किसानों को? कि कितना अच्छा काम हो गया है हमारे लिए। कैसे? किसानों के लिए
फसल की जो कीमत है एमएसपी से कई मतलब ज्यादा बढ़ा करके, अगर एमएसपी चल रही है लगभग 1975 रुपए, तो कंपनियां जो हैं वो 2,500 रुपए में सामने वाले से परचेज कर रही हैं। किसान को एकदम सब्ज बाग दिखा दिए जाएंगे कि देखो तुम्हारा कितना मुनाफा करा दिया। और किसान की आदत में आ जाएगा, क्या आदत में आ जाएगा? कंपनी को माल बेचना। जब कंपनी को सामान बेचने की आदत पड़ जाएगी, ये बिल्कुल वैसे ही है साथियों। कैसे? जैसे आप लोगों ने कई बार ये देखा हो कि अपन जब जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाया करते थे तो होता क्या था, जोमेटो और स्विगी पर पहले तो हम लोगों को वो मुफ्त में भी खाना पकड़ा जाता था, हैं? हमको इंटरनेट भी फ्री में ही दिया गया था पहले तो। बाद में अब पता चलता है कि जोमेटो और स्विगी वाले दुकान से कम 20 या 30 रुपए किलो महंगा मतलब का ज्यादा सामान पकड़ा रहे हैं हमको, आने जाने का पैसा अलग ले रहे हैं। हमारी आदत डाल चुके हैं वो, हमारी आदत डालने के लिए यह काम किया जा रहा है ताकि हम लोग एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी की व्यवस्थाओं के गुलाम हो जाएं। और जैसे ही गुलाम हुए, आप तुरंत ये कह देंगे कि अब मंडी में आवक ही नहीं हो रही है, तो मंडियों को क्यों ना बंद कर दिया जाए। कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा कि मंडियों को क्यों खोला जाए। और जैसे ही मंडियां बंद होने लगी, कंपनी अपने उसी ओरिजिनल रूप में वापस आ जाएंगी। कौन सी वाली ओरिजिनल रूप में? जैसे हर कंपनी करती है, जैसे जोमेटो कर रहा है, स्विगी कर रहा है, जियो कर रहा है। पहले आप सबको 6 महीने तक फ्री में आपको इंटरनेट दिया, पहले हाई स्पीड इंटरनेट का मीनिंग समझाया आपको कि क्या होता है, फिर आप लोगों के पैक की कीमत बढ़ाते चले गए और आज देख लीजिए कहां चल रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे भाई, इशू समझ में आया? फिर आप पूछेंगे कि सर जब सब किसानों को यह बात पता ही है तो फिर क्या सही रास्ता रहेगा इस जगह पर? भाई सही रास्ता तो वही है जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं, जो किसान कह रहे थे। सही तो वही है। सही क्या है? सही किसान एक चीज की मांग कर रहा है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप केवल इतना सा कर दो, हम आपके सारे बिल को सही मान लेंगे। आप हमें यह गारंटी दे दो लिखित में कि एमएसपी नहीं हटाएंगे, हम आपकी हर बात पे आपके साथ हैं। आप हमें रिटर्न में यह बात दे दो, 4 साल या 5 साल कितनी भी साथ हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप हमें लिखित में दे दो कि एमएसपी नहीं हटाएंगे, तो फिर बताओ मांग सही है कि गलत है? तो बेटा आज का किसान जो है ना, वो मजाक नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा किसान है। और वो जो बातें कर रहा है ना, वो एकदम आर्ग्यूमेंटेटिव बात कर रहा है। बस बात ये है कि उसकी यूनिटी जो है ना, उसको तोड़ देती हैं सरकारें। इसका मतलब किसानों का मुद्दा भी सही है। सरकार कह रही है, अब आप पूछेंगे तो सर फिर सरकार दे क्यों नहीं रही, है ना? मतलब आप सोच के देखिए, आपके मन के जितने भी प्रश्न हैं वो सारी कहानी की तरह आपके सामने आते चले जा रहे हैं। तो फिर सरकार क्यों नहीं दे देती सर? सरकार को दे देना चाहिए है। फिर तो सर सरकार को लिखित में गारंटी दे देनी चाहिए। सरकार अगर लिखित में गारंटी दे दे तो सरकार वैसे मारी जाए। क्यों? क्योंकि ये WTO के अकॉर्डिंग नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि अपने आप में एक अंबर बॉक्स सब्सिडी है, उसे नहीं दे सकती लिखित में। सरकार मारी जाए, क्योंकि यह चीज ऐसी हो गई कि अगर इस चीज को लिखित में दे दिया तो लिखित में देते ही सरकार फंस जाएगी, क्योंकि दुनिया वाले देश हमारे साथ व्यापार बंद कर देंगे। जब दुनिया के देश हमसे व्यापार कर देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर हम वैसे मारे जाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट रुक जाएगा। ये लो तो हम यहां मर गए।
फिर आप सवाल पूछेंगे फिर सर इसका विकल्प क्या है। सरकार एमएसपी जो है वो हटाना मतलब देना तो चाहती है लेकिन लिखित में नहीं देना चाहती। सरकार किसानों का भला करना चाहती है, लेकिन अब मैं इसका अल्टीमेट विकल्प आपको बताता हूं। अल्टीमेट विकल्प यानी सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि 4-5 साल तक तो किसानों को ये पता ही है कि हमको क्या करना है, बढ़िया से लाभ कमाना है। यानी किसानों की आय दुगना करने का जो सबसे तात्कालिक रूप है, जो 2022 तक का सरकार का सपना है कि किसानों की आय डबल कर देंगे, तो उसका तो फायदा ले लो, उसका तो फायदा ले लो। मतलब थोड़े दिन तक तो चलेगा ना ये जियो वाला ऑफर, फ्री में इंटरनेट वाला, पहले तो इसका लाभ ले लो और फिर जब ये लाभ जाने लगे तब सरकार बदल दो। क्योंकि सरकार ने केवल एक सिंपल से साधारण बिल के माध्यम से ही तो ये चीज करी है। आफ्टर ऑल पावर तो आप ही के हाथ में है। फायदा का फायदा ले लिया और उसके बाद में अगर सरकार आपकी ये बात ना माने तो लोकतंत्र है जनाब। आप वोट से पहले ये कंडीशन रख दो, आप वोट से पहले ये कंडीशन रख दो कि सर अगली बार से, क्योंकि ये साधारण बिल है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थोड़ी है, तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए। भाई अब आपको पता ही है, जनता अगर ये मांग कर दी, और ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जब ये हालत देखेगी कि किसानों को 4 साल बाद कितना लाभ मिला कितना नुकसान हुआ, तो वो तुरंत अपने एजेंडे में चुनावी वादे में इस चीज को लेके आ जाएगी। किस चीज को? कि देखो हमने तो आपको उस समय इतना मूल्य दिलवाया था, आज आप इतने कम मूल्य पर काम कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में किसान उस पार्टी को समर्थन देगा जो उसका काम करेगा, और भारत में तो बहुत बार हुआ है ऐसा। संविधान संशोधन बिल को हटा करके भारत में बहुत सारे बिल हैं जो वापस हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो अगर आज का विश्लेषण निकाला जाए तो किसान बिल वर्तमान में तो लाभ देने वाला है, लॉन्ग रन में भविष्य में इसके अंदर हानि संभावित है, और संभावित हानि को ध्यान में रखते हुए आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो सारे राइट आप ही के तो हाथ में हैं। फ्यूचर में लॉस कहां है? आपको इसका मतलब फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको अपनी ताकत पर विश्वास नहीं है। अगर आपको भविष्य में लॉस नजर आ रहा है तो लोकतंत्र की ताकत पर आपको विश्वास नहीं है, तो आपको सोचना सरकार के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी में आपको कितना विश्वास है। नियम से तो आपके आसान सरकार फिर आएगी आपके सामने वोट मांगने। मजा आया? अभिषेक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। मतलब देखिए क्या होता है ना, हाँ अक्सर मैं एक विद्यार्थी है जो क्लास में कह रहे हैं कि सर क्लास में कुछ लोग आपको मोदी भक्त और मोदी विरोधी कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। मैं अक्सर एक लाइन बोलता आया हूं और वो बात बहुत सही भी है और उसका सबको पता भी होना चाहिए, और बात ये है कि जब बादलों से पानी बरसता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो पानी किस पर गिरेगा। किसी प्यासे के मुंह में गिरेगा, किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह में गिरेगा जिससे उसको जीवन की प्राप्ति हो जाएगी, किसी पेड़ की बीज पर गिरेगा जिससे वो पौधा बन जाएगा, या फिर वो कीचड़ में गिरेगा जिससे और कीचड़ हो जाएगी। तो ज्ञान एक ऐसी बारिश है साथियों, ज्ञान की बारिश एक ऐसी बारिश है जो देने वाले पर नहीं, ग्रहण करने वाले पर निर्भर करती है कि उसने उसे किस प्रकार से लिया। मैंने जिस प्रकार से आज आपके सामने पहलू खोलकर रखे हैं ना, ये वो पहलू हैं जिसमें कोई भी अगर ये जज करके बता दे कि कौन मोदी भक्त और कौन मोदी विरोधी, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। आज के मेरे इस पूरे सेशन को एनालाइज कर लो, और यदि आप किसी भी पॉइंट पर यह कंक्लूड कर जाएं कि आपने मोदी भक्ति कर दी या मोदी का एंटी कर दिया,
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये फुल रोला कोस्टर राइड थी। मैंने पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों आपके सामने रखे हैं। कभी मैं इस पॉइंट को ऊपर ले गया, कोई भी इस पॉइंट को नीचे ले गया, कभी इस पॉइंट को ऊपर, कभी इस पॉइंट को नीचे। यही तो वाद विवाद होता है। हाँ, लेकिन देश के अंदर अति राष्ट्रवाद इतना ज्यादा आ गया है, या सरकार को लेकर के लोगों में इतनी सेंसिबिलिटी आ गई है कि कोई भी चीज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो कि नहीं ये तो मोदी पक्ष है, ये पक्ष। अरे एक राष्ट्रवादी भी व्यक्ति होता है भाई, है ना? लेकिन वो अभी समझेंगे नहीं, इस समय थोड़ा खराब है। ठीक है ना? तो मुद्दा ये है कि आप लोग जो हैं वो ये समझे कि ये ज्ञान की बारिश है ना? और ज्ञान की बारिश जब होती है तो अब कीचड़ पर पड़ेगी तो बेटा वो गंध ही पैदा करेगी, है ना? चलिए, ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।